नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की घोषणा की। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। केंद्र ने आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर। आज विश्व पर्यटन दिवस है। लेबनान में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर की मौत। और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से कानपुर में। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन करके न्यूनतम वेतन दर में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। एक रिपोर्ट। नई दरें अकुशल, अर्धकुशल और अत्यधिक कुशल स्तरों के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। इस वर्गीकरण में भौगोलिक क्षेत्रों ए, बी और सी का भी ध्यान रखा जाता है। संशोधन के बाद ए श्रेणी के क्षेत्रों में निर्माण, सफाई, स्वच्छता, खनन, कृषि और लदान उत्तरान के कार्य से जुड़े अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम भुगतान राशि 783 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। अर्धकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक 868 रुपये निश्चित किया गया है। कुशल, लिपिक और निरस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम भुगतान 954 रुपये प्रतिदिन होगा। अत्यधिक कुशल कामगारों और सशस्त्र गार्ड के लिए न्यूनतम वेतन 1075 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। सरकार ने नागरिकों की आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ ऐसी वेबसाइट्स की पहचान की जो नागरिकों की निजी पहचान सहित आधार और पैन की जानकारी उजागर कर रही थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इस मामले में मामला दर्ज किया है। संबंधित वेबसाइट के मालिकों को जरूरी कार्रवाई और साइट्स में परिवर्तन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII रैंकिंग में भारत की बढ़त महत्वपूर्ण है क्योंकि 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। GII 2024 में 133 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अनुसार स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन दुनिया की सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाएं हैं, जबकि चीन, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलीपींस पिछले दशक में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देश हैं। 2007 में एक बिजनेस स्कूल, इनसीड और एक ब्रिटिश पत्रिका वर्ल्ड बिजनेस द्वारा शुरू किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार का एक व्यापक साधन है। समाचार कक्ष से जया भारती। GII 2024 में इस उपलब्धि पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र की 10 अर्थव्यवस्थाओं में भी पहले स्थान पर है। श्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत मध्य और दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। कल नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार चीनी के मजबूत और टिकाऊ उद्योग के लिए प्रतिबद्ध है। श्री जोशी ने देश में चीनी उत्पादन के बारे में कहा कि पिछले दशक में गन्ने की खेती में लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि गन्ना उत्पादन 40% बढ़ा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियां आयोजित करें। एक परामर्श में मंत्रालय ने राज्यों से रणनीतिक निगरानी बनाए रखने का अनुरोध किया है। मंकी पॉक्स की जांच के लिए संचालित प्रयोगशालाओं की सूची भी दी गई है। मंत्रालय ने संदिग्ध और पुष्ट मामलों के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन की सुविधा का भी प्रबंध करने को कहा है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मिजोरम की राजधानी आइजोल में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए की बैठक में भाग लेंगे। संघ के भारत क्षेत्र जोन 3 का 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आज आइजोल में शुरू हो रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस चरण में विधानसभा की 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि उधमपुर पूर्व सीट पर इसी चरण में वोट डाले जाएंगे। उधमपुर जिले का अधिकांश इलाका पहाड़ी है जो हिमालय की शिवालिक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने जिले भर में 654 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। जिले में 357 गांव, 236 पंचायतें, 17 सामुदायिक विकास खंड, 8 तहसीलें और 4 उपमंडल शामिल हैं। उधमपुर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और 60 नंबर उधमपुर ईस्ट प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में 157 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। चुनावी मैदान में प्रमुख चेहरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सुनील वर्मा, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह पठानिया, जेके पीडीपी नेता वकील सिंह, बसपा के अचव सिंह, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के बलवान सिंह और शिवसेना के साहिल गंडोत्रा। निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता 1 अक्टूबर को अपने मताधिकार का प्रयोग कर इन दोनों प्रमुख दावेदारों का भाग्य ईवीएम में बंद कर देंगे। आकाशवाणी के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री मोदी कल जम्मू में प्रचार करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू में प्रचार किया। इधर हरियाणा में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि हरियाणा की जनता भाजपा को एक बार फिर सेवा का मौका देगी। श्री मोदी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस गुटबाजी और अंदरूनी कलह में उलझी हुई है। उधर करनाल में विजय संकल्प रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर भाजपा की आलोचना की। आज विश्व पर्यटन दिवस है। लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में पर्यटन की भूमिका को दर्शाने के उद्देश्य से हर वर्ष 27 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन और शांति। पर्यटन मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के विजेता की घोषणा की जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पर्यटन मंत्रालय की महानिदेशक मुग्धा सिन्हा ने कहा कि विख्यात और दीर्घकालिक पर्यटन समय की मांग है। विश्व टूरिज्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही आप सबसे आग्रह करती हूं क्योंकि आज हम पर्यटन और शांति की थीम पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग सब अपने ग्रामीण क्षेत्र को, महिलाओं को, हमारे यंग भाइयों और बहनों को और जो लोकल कम्युनिटी है उसको इस टूरिज्म में अग्रणी रखते हुए रिस्पांसिबल और सस्टेनेबल माध्यम से टूरिज्म को सेलिब्रेट करने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि सरकार प्रदेश में कृषि और ग्रामीण सहित पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। एग्री टूरिज्म के अंतर्गत गांव जहां पर अच्छा एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हो रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, लोग सीख सकें, जान सकें, वहां रुक सकें, वहां का एथनिक फूड, वहां का ऑर्गेनिक नेचुरल फूड खा सकें, बच्चों को लेकर के जाएं, परिवार के साथ में समय गुजारें। एक और है रूरल टूरिज्म। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे या तो कला के लिए जाने जाते हैं, शिल्प के लिए जाने जाते हैं, किसी इतिहास से जुड़े हुए हैं, पौराणिकता से जुड़े हुए हैं, किसी धरोहर से जुड़े हुए हैं। उन गांवों में भी गांव का टूरिज्म कराया जाए। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय आज अपना 68वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये संगठन सेना को आपूर्ति किए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों, उपकरणों और अन्य सामान के लिए गुणवत्ता आश्वासन उपलब्ध कराता है।
तेलंगाना सरकार खाड़ी देशों के श्रमिकों और प्रवासी भारतीयों की शिकायतों को दूर करने के लिए आज हैदराबाद में एक प्रवासी प्रजावाणी काउंटर खोलेगी। राज्य के परिवहन मंत्री पी प्रभाकर इसका उद्घाटन करेंगे। प्रवासी प्रजावाणी प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी, जो प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान और उन्हें सहायता प्रदान करेगी। श्रीलंका ने सभी विदेशियों के लिए वीजा जारी करने की ईटीए आधारित व्यवस्था फिर शुरू कर दी है। श्रीलंका के आव्रजन विभाग ने इस वर्ष अप्रैल में नया वीजा पोर्टल शुरू किया था। ये कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा गया था और वीजा शुल्क बढ़ा दिया गया था। इस महीने के शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के साथ किया गया अनुबंध निलंबित कर दिया था। लेबनान की राजधानी बेरूत में कल इजरायल के हवाई हमले में हिजबुल्ला का शीर्ष कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर मारा गया। इजरायल की सेना ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वो क्रूज मिसाइलों सहित इजरायल पर अनेक हवाई हमलों का जिम्मेदार था। एक रिपोर्ट। इजरायल की सेना ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद हुसैन ने लेबनान में ड्रोन विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने में भूमिका निभाई थी, जिनमें से कुछ बेरूत में रिहायशी इमारतों के नीचे हैं। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल ने ये हमला किया। इस बीच वर्तमान संघर्ष के कारण हजारों आम नागरिक विस्थापित हुए हैं। लोग बड़ी ही संख्या में पड़ोसी देश सीरिया की तरफ भाग रहे हैं। पश्चिम देशों को चिंता है कि यदि पूर्ण युद्ध छिड़ा तो लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला जाएगा। साइप्रस और तुर्की को संभावित शरण स्थलों के रूप में देखा जा रहा है। लेबनान से करीब 264 किलोमीटर दूर साइप्रस सबसे करीबी यूरोपीय संघ देश है। पहले भी लेबनान से लोगों को सुरक्षित निकालने के कार्य में साइप्रस महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। वह समुद्र के रास्ते गजा में राहत सामग्री पहुंचाने में भी सहायता करता रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। मौसम विभाग ने आज उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कूच बिहार जिले में कहीं तेज तो कहीं बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट मैच आज से कानपुर में खेला जाएगा। भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद चंद्रिका। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की खबर आज अधिकांश अखबारों के पहले पन्ने पर विस्तार से दी गई है। राष्ट्रीय सहारा ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित करने के महत्व को देते हुए लिखा है, ये चक्रवात, ओलावृष्टि तथा मौसम संबंधी घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी को महत्वपूर्ण ढंग से बताएंगे। हरियाणा में एक ही चरण में तथा जम्मू कश्मीर की शेष सीटों पर प्रचार और प्रमुख नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का जिक्र भी लगभग सभी अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। जनसत्ता की खबर है, 5 अक्टूबर तक हो सकती है मानसून की वापसी, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में अत्यधिक सतर्कता। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर एक अनुमान के आंकड़े को देते हुए लिखा है, हम चौथे सबसे युवा देश, पर 3 साल में ही औसत उम्र 24 से 29 पहुंची, कामकाजी बढ़े, 2024 में आबादी का ग्रोथ रेट 1%, जो 73 साल में सबसे कम। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के नतीजे घोषित करने पर हाई कोर्ट की रोक, कहा जब तक पोस्टर और चित्र या गंदगी हटाई नहीं जाएगी तब तक मतगणना नहीं होगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, 28 सितंबर को होने वाली मतगणना से पहले पीठ ने उम्मीदवारों को अनुशासित करने में विफल रहने पर विश्वविद्यालय प्रशासन को भी लगाई फटकार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन दरों में वृद्धि की घोषणा की। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। केंद्र ने आधार और पैन की जानकारी को इंटरनेट पर उजागर करने वाली वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर। आज विश्व पर्यटन दिवस है। लेबनान में इजरायली हमले में हिजबुल्ला के शीर्ष कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर की मौत और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से कानपुर में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।